हेलो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में अपन ने पढ़ा नाभिक के बारे में और नाभिक के जो प्रकार हैं उनके बारे में, वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। आज अपन नया टॉपिक पढ़ते हैं। आज आपके लिए नया टॉपिक है किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कोई भी परमाणु है उसमें उसके नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं, बाह्य कक्षा में। बाह्य कक्षा में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। आज आपके लिए क्वेश्चन है किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही क्यों होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होता, रीजन क्या है। मतलब किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही एग्जिस्ट क्यों करते हैं, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। ये आपके लिए आज क्वेश्चन। आज अपन पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट क्यों करते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, जो कि आप इस बार क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ोगे। क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। तो ये होता है डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस वाई टू। डेल एक्स यहाँ होता है स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ये क्या होता है, डेल एक्स। और डेल पी एक्स जो होता है संवेग में अनिश्चितता, संवेग में अनिश्चितता। ये होता है डेल पी। या अक्स के लिए बात करें तो डेल पी अक्स, एक्स वाई जेड इन तीनों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है। और एच क्रॉस यहाँ पर क्या है, एच क्रॉस इक्वल टू होता है एच अपॉन 2 पाई। एच यहाँ पर है प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक बोल सकते हैं इसको। इसको बोल सकते हैं प्लांक नियतांक, या इसको बोल सकते हैं प्लांक कांस्टेंट। ठीक है। ठीक है। पढ़ना क्या है, किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही एग्जिस्ट क्यों करते हैं, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। अब अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के नाभिक में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, इसका रीजन क्या है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही एग्जिस्ट क्यों करते हैं। इसको समझने के लिए अपने को पता होना चाहिए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहाँ पढ़ते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स आपका फिजिक्स का दूसरी बुक है। ठीक है। अब हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या होता है, डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2। डेल एक्स यहाँ पर क्या है, स्थिति में अनिश्चितता, और डेल पी एक्स क्या है, संवेग में अनिश्चितता। एच क्रॉस जो होता है इसको बोलते हैं एच क्रॉस या एच कट। एच क्रॉस होता है एच अपॉन 2 पाई, जो एच यहाँ पर क्या है, प्लांक कांस्टेंट। ठीक है। ये पता होना चाहिए। अब देखो डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से एच क्रॉस बाई 2। तो एच क्रॉस इक्वल टू क्या है, एच अपॉन 2 पाई। ये भी लिख सकते हैं अपन, कोई बात नहीं। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, यहाँ से डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन
4 पाई भी लिखा मिल सकता है। दोनों में से कोई भी इक्वेशन आप यूज कर सकते हो। अपन यूज करेंगे पहली वाली इक्वेशन। तो पहली वाली इक्वेशन है डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2। यहाँ से डेल पी एक्स क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2 डेल एक्स। ये इक्वेशन आ गई अपने पास। डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बन गया, एच क्रॉस बाई 2 डेल एक्स। अपने पास इक्वेशन क्या बनी, डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2। यहाँ से अपने पास क्या बनी, डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बना, एच क्रॉस बाई 2 डेल एक्स। ये इक्वेशन बन गई। अब मोमेंटम जो संवेग है p, उसके अपने को क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, लिख देते हैं संवेग के न्यूनतम मान के लिए मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम वैल्यू के लिए पी मिनिमम क्या होगा, संवेग में जो अनिश्चितता है वो भी क्या होनी चाहिए, मिनिमम। डेल पी एक्स क्या होना चाहिए, मिनिमम चाहिए। मिनिमम इक्वल टू अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू या तो क्या होगा, ये रहेगा या इससे क्या रहेगा ज़्यादा। तो मिनिमम इसके बराबर है तो वो क्या रहेगा, मिनिमम। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एच क्रॉस अपॉन 2 डेल एक्स। इक्वल टू क्यों लिखा, क्योंकि डेल पी एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2 डेल एक्स। या एच क्रॉस अपॉन 2 डेल एक्स से या तो बराबर रहेगा या क्या रहेगा, इससे ज़्यादा। तो मिनिमम क्या रहेगी, जो इसके बराबर वैल्यू है वो क्या रहेगी, मिनिमम। ये अपने पास इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है। अब पी मिनिमम निकालने के लिए पी मिनिमम इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, एच क्रॉस अपॉन 2 डेल एक्स, यहाँ से लिख सकते हैं। अब अपने को पता होना चाहिए एच क्रॉस की वैल्यू क्या है, एच क्रॉस की वैल्यू क्या है और डेल एक्स की वैल्यू क्या है। एच क्रॉस प्लांक कांस्टेंट, एच क्रॉस इक्वल टू क्या है, एच अपॉन 2 पाई। इसकी वैल्यू होती है 1.054 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है। और संवेग में स्थिति में अनिश्चितता डेल एक्स इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या होता है, 5 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है, यह हो गया डेल एक्स। अब इसकी वैल्यू रखो समीकरण 1 में। तो अपने पास पी मिनिमम क्या आ जाएगा, मोमेंटम की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू रखते हैं 1.054 इंटू 10 की पावर -34। ठीक है, अपॉन 2 डेल एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू डेल एक्स क्या लिया 5, 10 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -15। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास 5 टू जा 10, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, पी मिनिमम की वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1.054 इंटू 10 की पावर -20 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन नंबर ले लेते हैं सेकेंड। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, ये क्या आई, संवेग की मिनिमम वैल्यू ऑफ मोमेंटम। ठीक है। अब संवेग और ऊर्जा में संबंध, मोमेंटम और एनर्जी में रिलेशन लिख देते हैं। संवेग व ऊर्जा में संबंध, संवेग और मोमेंटम में क्या चाहिए, रिलेशन। संवेग और मोमेंटम में रिलेशन क्या होता है,
ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4। यह क्या है, एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन। एक होता है एनर्जी और मास में रिलेशन, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, मोमेंट एम नोड इलेक्ट्रॉन के लिए एम नोड, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ई क्या है एनर्जी, पी क्या है मोमेंटम, सी क्या है लाइट वेलोसिटी, एम नोड क्या है रेस्ट मास और सी क्या है लाइट वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। रेस्ट मास एम नोड क्या रहेगा, इसका रेस्ट मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। ठीक है, ये किसके लिए है। अब यहाँ पर देखो, पी स्क्वायर सी स्क्वायर की जो वैल्यू है अपने पास, वो एम नोड स्क्वायर सी की पावर 4 से क्या है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सी की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10 की पावर 8। इसका स्क्वायर करेंगे या सभी का स्क्वायर कम कर दे तो पी सी ग्रेटर देन क्या रह जाएगा, एम नोड सी स्क्वायर। एम नोड क्या है 10 की पावर माइनस 31 और सी स्क्वायर 3 इंटू 10 की पावर 8 है, और पी स्क्वायर सी स्क्वायर है। मोमेंटम देखो अपने पास -20 है, -20 लेंगे तो -40, इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी ज़्यादा, और एम नोड स्क्वायर की सी की पावर 4 की वैल्यू क्या है कम रहेगी। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, ई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ से ई इक्वल टू क्या बन गया अपने पास, पी सी। ये इक्वेशन आ गई। अब एनर्जी की मिनिमम वैल्यू, समय की मिनिमम वैल्यू तो निकाल ली, अब एनर्जी की निकालनी है। एनर्जी की मिनिमम वैल्यू लिख लेते हैं, ऊर्जा का न्यूनतम मान। अपने को निकालनी क्या है, एनर्जी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है कि एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, क्या है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में एग्जिस्ट कर जाए। तो एनर्जी की मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, मोमेंटम की, अपने पास एनर्जी मिनिमम वैल्यू क्या है, ई मिनिमम इज इक्वल टू क्या रहेगा, पी मिनिमम सी। एनर्जी मिनिमम वैल्यू के लिए मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम मोमेंटम की वैल्यू अपन ने पहले निकाल ली, तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, ई मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी मिनिमम कितना आया था 1.054 इंटू 10 की पावर -20, ये किस में था, केजी मीटर पर सेकेंड, और ये आएगा अपने पास लाइट वेलोसिटी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो अपने पास ई मिनिमम इक्वल टू यहाँ से क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू बन जाएगी 3.162 इंटू 10 की पावर -12 है, और यह बन जाएगा जूल। ठीक है, तो ई मिनिमम इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, जूल में आ गया। तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3.162 इंटू 10 की पावर -12 है, अपॉन किसका भाग देते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अब यहाँ से एनर्जी की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 19.6 इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट। तो ये एनर्जी की मिनिमम वैल्यू किसके अप्रोक्सीमेट हो जाएगी, ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगी 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मेगा में कितने होते हैं 10 की पावर 6। ये एनर्जी क्या आई, मिनिमम वैल्यू। अब देखो एनर्जी मिनिमम वैल्यू क्या आई, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन। ये किसके लिए आई है, फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इलेक्ट्रॉन को नाभिक में एग्जिस्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए,
मिनिमम वैल्यू कितनी चाहिए? 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिख लेते हैं यहाँ पर, नाभिक में इलेक्ट्रॉन को उपस्थित रहने के लिए कितने चाहिए? के लिए मिनिमम ऊर्जा या मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए? अप्रोक्सीमेट 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थों से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है? लेकिन रेडियो एक्टिव पदार्थों से कितनी प्राप्त होती है? पदार्थों से मिनिमम एनर्जी कितनी होती है? लगभग 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ही अपने को प्राप्त होती है। इसका रीजन क्या हुआ? मिनिमम एनर्जी रेडियो एक्टिव पदार्थों से कितनी है प्राप्त होती है? 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन नाभिक में रहने के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए? 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो रीजन क्या हुआ? नाभिक में इलेक्ट्रॉन से मिनिमम एनर्जी कितनी प्राप्त होती है? 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और नाभिक में इलेक्ट्रॉन को उपस्थित रहने के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए? 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि क्या है? ज़्यादा है। इसका रीज़न क्या, इसका कारण क्या है? 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी पर अपने पास इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में एग्जिस्ट नहीं होगा। और इसकी एनर्जी कितनी होती है? 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं हो सकता। रीज़न क्या है? इसकी एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसकी एनर्जी अगर 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो नाभिक में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन होती कितने? 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।